मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग साली मोहब्बत। इस कहानी की शुरुआत में कविता नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो एक हाउस पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ आई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अकेली होती है। तभी वहाँ पर कुछ औरतें कविता से समोसे की चटनी मांगती हैं और कविता जब लेने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ अपने पति को किसी और औरत के साथ देखती है जो कि एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और कविता को देखकर वो दोनों बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होते, बल्कि वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। अब यहाँ पर कविता सब देखकर भी चुप रहती है और वापस आकर सबके बीच बैठ जाती है। अब वो लड़की जो उसके हस्बैंड के साथ होती है वो भी बाहर आकर बैठ जाती है, जैसे उसे कविता से कोई डर ना हो। और बाकी सब औरतें भी उसकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अब कविता उन औरतों से पूछती है कि क्या एक औरत के लिए सिर्फ उसकी खूबसूरती मायने रखती है। और इस बात का जवाब देने के लिए कविता के हस्बैंड को बुलाया जाता है और कविता का हस्बैंड उसी औरत के सीने को घूरते हुए बोलता है कि औरत सुंदर हो तो अच्छा और ना भी हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उसने एक ही जवाब में कविता और उस औरत दोनों को कंपेयर कर दिया था। अब इस बात का जवाब देने के लिए कविता उन्हें एक स्मिता नाम की औरत की, जो कि एक हाउस वाइफ होती है, उसकी कहानी सुनाती है, जिसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव होता है। और स्मिता अपने पिता के जाने के बाद अपने पापा के घर में ही अपने पति के साथ रहती है और वो अपने पौधों की देखभाल अपने एक पड़ोसी के साथ करती है जो उसके पिता का ही दोस्त होता है। इन दोनों में मानो बाप बेटी का रिश्ता होता है। अब कहानी में एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बहुत लालची होता है और बहुत जल्द अमीर बनना चाहता है, जरिया चाहे कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। तभी उसके पास उसकी मौसी का फ़ोन आता है और वो स्मिता को बताती है कि उसकी बेटी शालू की नौकरी भी उन्हीं के शहर में लगी है। और वो स्मिता से पूछती है कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। अब स्मिता बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ बोल देती है। अब दोबारा पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो गजेंद्र भैया नाम के एक आदमी के पास जाता है, क्योंकि गजेंद्र भैया गैर कानूनी काम करता था और बात ऊपर ना आई इसलिए वो रतन को यानी कि पुलिस ऑफिसर को पैसे देता था, उसको घूस देता था। और रतन इस वक्त वही घूस लेने के लिए उसके पास जाता है। दूसरी तरफ पंकज यानी स्मिता के पति को दिखाया जाता है जो कि जुआ खेल रहा होता है और उसकी शक्ल से साफ लगता है कि आज भी वो पैसे हार गए हैं। तभी कुछ आदमी आते हैं और उसे उठाकर गजेंद्र के पास ले जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि गजेंद्र का करीब 27 से 28 लाख रुपए का कर्जा पंकज के ऊपर होता है। अब गजेंद्र जब उसे पैसे मांगता है तो पंकज कहता है उसकी बीवी के नाम एक घर है और वो उसे बेचकर उसके सारे पैसे चुका देगा। अब गजेंद्र कहता है कि वो घर किसी तरह से तुम मेरे नाम कर दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। घर आकर पंकज शराब पीता है और स्मिता के ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि वो मुरादाबाद वाला घर उसे क्यों नहीं बेच देती, मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। स्मिता उसकी बात का कोई खास जवाब नहीं देती, वो अनसुना कर देती है क्योंकि वो अपने पिता की ज़मीन को नहीं बेचना चाहती। अब बातों ही बातों में स्मिता पंकज को अपनी कज़न के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर आकर रहना चाहती है। पंकज उसे झल्ला कर कहता है कि वो उसे ऊपर वाला कमरा दे दे। अब स्मिता बिना किसी बात का बुरा माने ऊपर जाकर कमरे की सफाई करने लगती है और वहाँ पर उसे अपने पुराने सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिलती है, जिन्हें देखकर वो भावुक हो जाती है, जैसे उसने पंकज के लिए खुद को कहीं पर खो दिया है। अब दिखाया जाता है कि पंकज और स्मिता सेक्स कर रहे होते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि स्मिता वो घर बेचने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इतने रूखे बर्ताव के बाद भी स्मिता का प्यार कम नहीं होता और वो सो जाते हैं। अब अगले दिन पंकज स्मिता की बहन को लेने के लिए स्टेशन पर जाता है और शालू को देखकर मानो लस्ट के भाव से उसके प्यार में पड़ जाते हैं। घर आकर स्मिता बहुत खुश होती है और जब स्मिता शालू को ऊपर वाला कमरा दिखाने के लिए ले जाती है तो पंकज कहता है कि शालू को नीचे वाला कमरा ही दे दो। और ये बात सुनकर स्मिता बहुत खुश होती है। अब सब खाना खाते हैं और पंकज शालू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अगले दिन रतन पुलिस वाला चाय की दुकान पर बैठा होता है और वहाँ वो शालू को देखता है और पहली नज़र में उसको दिल दे बैठता है। किसी तरह से वो उससे बात करता है और उसे उसके घर भी छोड़ देता है। बातों ही बातों में वो उसका नंबर भी ले लेता है, लेकिन शालू अपना नाम रतन को शालिनी बताती है। अब यहाँ पर दो कहानियाँ शुरू हो जाती है, एक तरफ शालू और पंकज की लव स्टोरी और दूसरी तरफ शालिनी और रतन की मोहब्बत। अब ऐसे दिन बीतने लगते, शालू दो आदमियों का काटती रहती है। एक दिन पंकज शालू को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर शालू एक सस्ती सी साड़ी स्मिता के लिए भी खरीद लेती है। तभी शालू के पास रतन का फ़ोन आता है, लेकिन शालू कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट देती है। ये बात रतन को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देता है। अब उसी दिन स्मिता केक लेकर घर आती है क्योंकि उस दिन पंकज का जन्मदिन होता है।
लेकिन जब वो अंदर आकर देखती है तो वहाँ पर शालू का केक पंकज पहले से ही काट रहा होता है। वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये देखकर स्मिता के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। बिना कुछ बोले वो सदमे में बाहर आकर पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। वहीं पर पड़ोसी अंकल भी आते हैं जो उसे देखकर पुकारते हैं, मगर स्मिता खुद में ही खोई होती है। पड़ोसी उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। रात को पार्टी में भी स्मिता सबके बीच में अकेली होती है, मगर शालू और पंकज एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और ये सब एक पड़ोसन भी देख लेती है। वो नोटिस कर लेती है कि वो एक दूसरे में काफ़ी घुल रहे हैं और जब वो ये बात स्मिता को बताती है तो स्मिता उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देती। अब रात को शालू अपने सेमी न्यूड सेल्फी पंकज को भेजती है ताकि वो उसके पास आ जाए और पंकज भी जाने लगते हैं, मगर स्मिता उठ जाती है और पंकज से पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अब पंकज झूठ बोल देते हैं कि उसे पानी चाहिए और पानी पीकर वो वापस आ जाता है। अब स्मिता पंकज के करीब आने की कोशिश करती है और शालू को कहीं उसके ऑफिस के पास शिफ्ट करने की बात कहती है, लेकिन पंकज कोई जवाब नहीं देता और मुंह मोड़कर सो जाता है। अब अगले दिन शालू स्मिता को वही सस्ती सी साड़ी ऑफर करती है, लेकिन दिल के अंदर जो भवंडर चल रहा होता है उसके चलते स्मिता रूखे भाव से शालू को कहती है कि उसके पास पहले से ही ऐसी साड़ी है। अब पंकज के पास एक कॉल आती है और पंकज स्मिता से ज़मीन को लेकर लड़ने लगते हैं। वो उसे कहता है कि वो उस ज़मीन को बेच क्यों नहीं देती, लेकिन स्मिता ज़मीन बेचने से साफ मना कर देती है। अब पंकज घर से निकलकर गजेंद्र के पास जाते हैं और उनकी मुलाकात पड़ोसी देख लेते हैं और वो समझ जाता है कि ये दोनों मिलकर स्मिता को मारना चाहते हैं। अगले दिन पड़ोसी बातों ही बातों में स्मिता को बता देता है कि उसकी जान खतरे में है। पंकज उसे मारना चाहते हैं और स्मिता भी समझ जाती है। अगले दिन पंकज स्मिता को कहता है कि शाम 6:30 बजे माथुर पैसे लेकर आएगा और तुम घर में ही रहना। ये बात सुनकर स्मिता को और यकीन हो जाता है। अब शालू भी घर से निकल रही होती है कि स्मिता उसे खाना देती है, यानी कि लंच देती है और कहती है इस खाने को ज़रूर खाना। अब दोपहर में शालू जल्दी जल्दी वापस आती है क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई होती है और वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। शाम को स्मिता शालू को घर छोड़कर कहीं पर चली जाती है और रतन और उसके सीनियर के पास एक कॉल आता है और अब ये दोनों पहुंचते स्मिता के घर, जहां पर पंकज और शालू की डेड बॉडी होती है और पास में ही कमरे में स्मिता रो रही होती है। अब शालू की डेड बॉडी देखकर रतन को बहुत धक्का लगता है। अगले दिन एविडेंस में रतन के हाथ एक माचिस की डब्बी लगती है, जिसके जरिए वो उस बार में पहुंच जाता है जहां पर पंकज शराब पीता था और वहां उसे पता चलता है कि पंकज के सर बहुत कर्जा था और किसी का नहीं, गजेंद्र भैया का। इसके बाद वो गजेंद्र भैया के पास जाता है और वहाँ गजेंद्र बताता है कि पंकज खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता था ताकि ज़मीन उसके नाम हो जाए, लेकिन गलती से निशाना उसकी बहन को लग गया और वो मर गई। अब रतन पूछता है कि अगर शालू को आपके लोगों ने मारा है तो पंकज को किसने मारा है। गजेंद्र कहता है जिसने भी मारा है छोड़ो यार, तुम किसी तरह से स्मिता का मुरादाबाद वाला घर लेकर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर रतन भी बहुत खुश हो जाता है। अब रतन को शालू और पंकज के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वो बहुत दुखी होता है, मगर वो सीनियर को बोल के केस बंद करवा देता है। कहता है कि ये बेबुनियाद है। अब रतन स्मिता की दोस्त से मिलता है, जानकारी इकट्ठा करते हैं और स्मिता को भी ज़मीन बेचने के लिए कहता है क्योंकि उसके पति के सर कर्ज होता है, लेकिन स्मिता साफ मना कर देती है। अब बातों ही बातों में पड़ोसी स्मिता को कहते हैं कि इंसान कहीं पर भी फल फूल सकता है अगर जड़ मजबूत हो तो, और एक पौधा उसे दे देते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है कि इसकी पत्ती अगर किसी को थोड़ी थोड़ी दी जाए तो उसे लकवा मार सकता है और ज़्यादा दे दे तो उसकी जान भी जा सकती है। अब रतन को पार्टी वाली रात की कुछ फोटोज़ मिलती है जिसमें स्मिता ने अलग अलग साड़ी पहनी होती है सेम टाइम पर, और अब रतन को और शक हो जाते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी स्मिता को एक दलाल से मिलवाते हैं ताकि वो उस घर को बेच सके क्योंकि अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अब रतन स्मिता के पास आता है और कहता है पहले तुमने दोनों को एक दूसरे के फ़ोन से ब्लॉक किया ताकि वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ना कर सकें, और फिर शालू को अपनी जगह पर रखा ताकि वो मारे जाए। और रही बात पंकज की, उसकी मौत 1 घंटे बाद हुई थी और एक ही पार्टी में अलग अलग साड़ी। तुमने पहले पंकज को मारा और फिर साड़ी धोकर दूसरी पहन ली। अब सीधा मुद्दे की बात पर आकर वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी तुम मुझे दे दो और कोई चालाकी नहीं चलेगी। अब स्मिता घबरा जाती है और वो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवाने लगती है और धीरे धीरे घर खाली भी कर देती है। दूसरी तरफ रतन गजेंद्र को मिलता है और कहता है कि मुझे 3-4 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि उस प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके बाद वो स्मिता के घर पहुंचते हैं। स्मिता उसे चाय ऑफर करती है, मगर रतन को शक होता है कि चाय में ज़रूर कुछ मिला रखा है।
इसलिए वो चाय को छोड़कर सीधा पेपर मांगते हैं। अब पेपर पढ़ने के बाद वो स्मिता से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि गजेंद्र तुम्हें मरवाना चाहते हैं, और पंकज को तुमने कैसे मारा। और देखते ही देखते रतन का मुंह टेढ़ा हो जाता है और उसे लकवा लग जाता है। अब दिखाया जाता है कि स्मिता ने उस पौधे का रस पेपर पर पहले ही लगा दिया होता है, जिससे रतन को लकवा लग जाता है। तभी पड़ोसी भी आकर स्मिता को प्रॉपर्टी के सारे पैसे दे देते हैं। अब स्मिता पेपर्स भी जला देती। जब उसे अपना घर अपने पति को नहीं दिया तो रतन क्या चीज़ है, और वो सब छोड़ छाड़ कर स्टेशन पर आकर बैठ जाती है। अब प्रेजेंट में कविता कहती है कि स्मिता सुंदर नहीं थी, इसीलिए उसकी किसी ने कदर नहीं की। अब सब पूछते हैं कि आखिर स्मिता ने पंकज को कैसे मारा। स्मिता बताती है कि जब वो सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है, स्मिता एक चाकू लेकर उसके सीने में धीरे से उतार देती है और उसे मार देती है। अब प्रेजेंट में विक्की यानी कविता का जो पति होता है वो सोच में आ जाते हैं, क्योंकि उसे भी कविता ट्रेन में ही मिली थी, और घबरा कर विक्की कविता को वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। घर पहुंचकर विक्की कविता को उन्हीं पैसों के बारे में पूछते हैं, और तभी वहाँ पर वही पुराना पड़ोसी आ जाते हैं और वो जहरीला पौधा देकर स्मिता को कहता है, लगता है मौसम बदलने वाला है, मतलब अब विक्की की बारी है। दूसरी तरफ रतन को दिखाया जाता है जो अभी भी हॉस्पिटल में होता है, यानी कि वो जिंदा होता है, और वो गुस्से में पेपर के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लिख नहीं पाता क्योंकि वो भी बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी में।